हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। एंड दोस्तों, आज अपन एक नई लेक्चर नंबर 8 के साथ में एसिड रेन का डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, अपन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो जेएसओ एंड जेईई की जो वैकेंसी आई थी, उनके लिए एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज एंड साइंस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज एसिड रेन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, माई सेल्फ उमेद एंड विद ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक एसिड रेन, कॉजेज ऑफ रेन, व्हाट इज़ द एसिड रेन एंड रेमेडीज, इफेक्ट एंड व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन हैपेंड इन द एसिड रेन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या प्रोसीजर है, कैसे एसिड रेन होती है, किस किस फॉर्म में एसिड का डिपोजिशन होता है, किस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एसिड का, एंड जो इफ्लुएंट गैसेज निकलती है उनसे कैसे एसिड रन होती है और क्या अपने क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, उन चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लेट बी स्टार्ट नाउ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लिया है, इमेज, इसके थ्रू आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्हीकल है जिसने क्या किया, कुछ गैसेज रिलीज की। ये एक मेरी इंडस्ट्री थी, इससे भी SO2, NO3, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर जो अपना व्हीकल्स है इसके फॉसिल फ्यूल्स के ये जलने से, अपने फ्यूल्स के बर्निंग से कुछ हार्मफुल गैसेज निकली जो एनवायरनमेंट में रिलीज हुई एग्जॉस्ट के द्वारा। एंड उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, अपना SO2 है जो अपनी जो एनवायरनमेंट में जो पेपर है या फिर जो वाटर है उसके साथ में SO2 है जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके H2SO4 बना रहा है, एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो HNO3 बना रहा है। तो इस तरह से जाके ये अपना वेपर के साथ में रिएक्शन कर जाता है और एक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब दोस्तों, इसमें क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे अपने जो साधन्स है, व्हीकल्स है या फिर अपनी जो फैक्ट्री है, उनके थ्रू जो एग्जॉस्ट से जो गैस निकली जिसमें कि SO2 है, NOx है, ये गैसें निकलने के बाद में एनवायरनमेंट में अपने जो नेचर है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें गई। उसके बाद में उसमें जो वेपर था या फिर जो क्लाउड्स में जो वेपर था या वाटर था, उनके साथ में उन्होंने रिएक्शन करके और एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HNO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब दोस्तों, यहाँ से अपना जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NOx है, CO2 है, जो यहाँ से एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो इस एनवायरनमेंट से अपना जो एसिड का है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिड का फॉर्मेशन या तो मेरा वेट फॉर्म में डिपॉजिट हो सकता है, वेट फॉर्म में, या फिर ड्राई फॉर्म में डिपॉजिट हो सकता है। अब दोस्तों, जैसे कि अगर मेरा यहाँ से CO2 गया, CO2 जाने के बाद में जिसमें कि अनवर्ट कार्बन भी रहेगा या फिर CO2 का कार्बन का कंपोजिशन रहेगा, ऑक्सीजन का कंपोजिशन रहेगा, तो जो एसिड का फॉर्मेशन होगा वो अपनी अर्थ पे, ग्राउंड लेवल पे उसका जो डिपोजिशन होगा वो या तो किसी भी वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करे, या फिर वाटर के रिएक्शन करने के बाद में ड्राई पोजीशन में, या फिर अपनी एयर के द्वारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस उस एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इस तरह से विदाउट एनी रेन के अर्थ पे पहुँचे या फिर उसका डिपोजिशन होना रहे, तो वो होता है ड्राई डिपोजिशन। अगर उसको वाटर के साथ में अपनी डिपोजिशन हो रहा है वेट फॉर्म में, यानी कि या तो वो स्नो हो सकता है या हेल हो सकता है या रेन हो सकती है, तो इनके थ्रू अगर अपना वो डिपोजिशन हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, अपना वेट डिपोजिशन के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस चार्ट्स को अपन को बहुत कुछ समझने को मिला, जिसमें कि यहाँ पे जो व्हीकल्स थे या फिर जो फैक्ट्री थी या फिर मेरा कोई भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, कोई भी या फिर दलदली इलाका है, उससे जो मेरा कोई भी गैसेज निकली है, हार्मफुल गैसेज SO2 है या CO2 है, जो भी निकल रहा है, जो अपने एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे जो वेपर था उससे उसके साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद में जो एसिड का जो डिपोजिशन है वो या तो ड्राई फॉर्म में हो रहा है अर्थ पे, या फिर वेट फॉर्म में हो रहा है। वेट फॉर्म में अपना रेन के थ्रू होगा, स्नो के थ्रू होगा, या फिर जो भी अपना वाटर के साथ में अर्थ तक पहुँचता है और अपनी
अर्थ सरफेस पे जाकर के जिस फॉर्म में जाता है उस बेसिस पे अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ड्राई पोजीशन में या फिर वेट पोजीशन में। ड्राई पोजीशन में एयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेसमेंट होता है, और वेट फॉर्म में क्या होता है, थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल, जो एनी फॉर्म में हो सकता है, रेन भी हो सकती है, हेल भी हो सकता है, या फिर अपना आइस क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं, इसके बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। तो लेट वी टॉक अबाउट एसिड रेन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो एसिड रेन का जो जिक्र किया गया था, एसिड रेन का जो जिक्र किया गया था, सबसे पहले एसिड रेन का डिस्कशन किसने किया था? टर्म एसिड रेन इंट्रोड्यूस्ड इन 1872। तो जो एसिड रेन का जो टर्म है वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1872 में किया गया था। और जो साइंटिस्ट था इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला, वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इंग्लिश साइंटिस्ट था। इंग्लिश साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका जो सबसे पहले फ्लोरा के ऊपर उन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन, अपना ऐसा वाटर है जो एसिडिक, उसकी बहुत ही कम पीएच बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा हैवी एसिडिक नेचर का आ रहा है, और जो फ्लोरा है अपना, उसकी जो लीव्स है उनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सबसे पहले अपना रॉबर्ट एंगस स्मिथ जी थे, उन्होंने इसको एनालाइज किया 1872 में। तो सब उसके बाद में ये टर्म एसिड रेन प्रोड्यूस हुई, जिसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आगे दोस्तों देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में क्या है कि डेफिनेशन में दोस्तों यही है कि जो भी अपना SO2 है, CO2 है, या फिर जो भी गैसेज निकलती है उनका अपना वाटर के साथ में, वेपर के साथ में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में उसको एसिड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों एसिड में फॉर्मेशन में कन्वर्ट कब होगा? क्योंकि नॉर्मली जो भी अपना रेनफॉल होता है उसका जनरली पीएच कितना होता है? जनरली 5.6 होता है, मतलब कि मॉडरेटली अपना एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन जो एसिड रेन होता है दोस्तों, उसका पीएच होता है वो 4.2 और 4.4 से कम होता है, और वो एसिडिक नेचर, मतलब कि उसकी पीएच कम होती जाती है और उसका एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म दैट कंटेन द हाई लेवल ऑफ नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो किसी भी फॉर्म में है, और कंटेन द प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने बताया था कि पानी की बूंदें गिर सकती है, बरसात हो सकती है, या ड्रिजल फॉर्म में हो सकता है, या फिर आइस क्रिस्टल हो सकता है, हेल हो सकता है। तो इन किसी भी प्रेसिपिटेशन की किसी भी फॉर्म में हो रहा है। हाँ, उसमें क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, उनका कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये क्या है कि इनकी पीएच है, मतलब कि इनकी एसिडिटी है बहुत ज़्यादा होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड डिपोजिशन लाइक स्नो, फॉग एंड टिनी बिट्स ऑफ द ड्राई मटेरियल दैट सेटल ऑन द अर्थ। तो वो स्नो हो सकता है, फॉग के फॉर्म में हो सकता है, टिनी बिट्स ऑफ द ड्राई मटेरियल हो सकता है, जो किसी भी फॉर्म में अपना सेटल हो रहा है, किस पे? अर्थ के ऊपर किसी भी फॉर्म में जा रहा है, और वो ड्राई और वेदर किसी भी फॉर्म में डिपोजिशन हो सकता है। तो इस तरह से देखा अपन ने, जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो प्रेसिपिटेशन या तो फॉग हो सकता है, या स्नो हो सकता है, या किसी टिनी बिट्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अपना नाइट्रिक, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्वांटिटी बहुत ही हाई लेवल में होती है, और वो क्या है कि धीरे धीरे जो अपना एग्जॉस्ट, मैंने जो डायग्राम के थ्रू समझाया था कि जो भी गैसेज निकल रही है वो गैसेज रिएक्शन करने के बाद में वाटर वेपर या किसी अन्य के साथ में, अदर के साथ में रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करती है, और वो एसिड है वो ड्राई या वेट में अर्थ के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है कि जो अपना फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे जो गैसें निकलती है, या फिर अपना जो व्हीकल्स है उसका जो फ्यूल है, उसके जो बर्निंग से जो गैसेज निकलती है वो क्या है? एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन तो होता है जो होता है दोस्तों, लेकिन एयर पोल्यूशन के साथ में देखो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर जैसे ही सॉइल के ऊपर जाएगा सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल के अंदर वाटर जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो दोस्तों ये पूरा साइकिल है ना, ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता रहता है।
उसके बाद में क्या होगा, ग्राउंड लेवल में जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल है, उसमें जो अपना जो एसिड रेन है वो जाएगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, अपनी फ्लोरा एंड फौना को डिस्टर्ब करेगा, एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगा, फिशेज है या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है या फ्लोरा फौना जो भी है एक्वेटिक है उनको डिस्टर्ब करेगा, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करेगा। तो दोस्तों इस तरह से एसिड रेन मतलब कोई मजाक नहीं है। एसिड रेन एक तरह से मतलब पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे अपना एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपने को। एंड नॉर्मली रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। जो भी रेन वाटर होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है, जिसकी पीएच है वो कितना होता है, लगभग 5.6 के बीच में होता है। लेकिन जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच होती है वो बहुत ही कम होती है और वो हाई लेवल एसिडिक नेचर की होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो 4.2 to 4.4 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन कॉजेज पे चलते हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण से एसिडिक रेन हो रहा है। तो उन कॉजेज में अपन देखते हैं दोस्तों, कॉजेज में अपन को सब पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कितना एग्जॉस्ट के रूप में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूसल फ्यूल्स है उनके कारण कितना एग्जॉस्ट निकल रहा है, SO2 NO2 CO2 और जो भी गैसेज निकल रही है वो किस तरह से एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके रीजन है। मोस्ट एसिड रेन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। देखा, सारी जो प्रॉब्लम हो रही है एनवायरनमेंट में उसका मेन जो रीजन है, उसका जो मेन कर्ता धर्ता है वो कौन है, इंसान। एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, इंसान है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। जो भी रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस है, एसिड रेन है, अपना जो भी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है उनका डिस्टर्ब होना, फूड वेव उनका डिस्टर्ब होना, सारी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो इंसान कर रहा है। और उसके पीछे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लालच है, जितना भी जिएगा 50-60 साल जिएगा उसका दोहन करेगा, एनवायरनमेंट को कुछ नहीं देगा। तो इस तरह से सारी जो भी जड़ है, फसाद है जो इन सारी चीज़ों की, वो है इंसान। क्योंकि इंसान सही तरह से एनवायरनमेंट का सही प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करता है, यूज़ करता है तो एनवायरनमेंट को देने का नेचर उसका होता नहीं है, हमेशा यूज़ करने का नेचर होता है। तो मोस्ट एसिड रेन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो भी एसिड रेन होता है मोस्टली वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। कोयल बर्निंग, पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट से एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान अपना जो भी कोल बर्निंग होता है तो उनसे जो भी एग्जॉस्ट निकलता है, उनसे जो भी गैसेज निकलती है इफ्लुएंट, वो फैक्ट्रीज है एंड ऑटोमोबाइल्स है। तो ये एक मेन रीज़न था जिसके कारण से एसिड रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से होता है। उसके बाद में है रोटिंग वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन है उसके सड़ने गलने उसके कारण से जो गैसेज निकलती है वो भी एक रीज़न है। इरप्शन ऑफ द वोल्केनोज इरप्ट होते हैं उनका भी एक रीज़न है। एंड रिलीज द केमिकल एंड कॉजेज द एसिड रेन। तो इन सब कारण से जो भी गैसेज रिलीज होती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं और अपने एनवायरनमेंट में इनका जो ग्रेडियंट है, इनका जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से एसिड रेन लगातार बढ़ती जा रही है। और एसिड रेन होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि सॉइल का फर्टिलिटी तो कम होता है लेकिन वो बंजर होती जाती है। बंजर होने के साथ में उसमें जो उसका लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस होता है। इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ प्लांट्स है, इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ ट्रीज है, वो भी कम होता जाता है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, व्हेन ह्यूमन बर्न द फॉसिल फ्यूल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NOx आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब भी मैंने बताया था, जब भी फॉसिल फ्यूल्स है उनका ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं अपन ईंधन का, तो उसके बाद में SO2 NO2 CO2 जैसी गैसेज निकलती है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है। दीज एयर पोल्यूटेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या फिर वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, एंड फॉर्म एयरबोर्न सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो जो भी है या तो एयर के साथ में रिएक्शन करेगा, वो जो भी एग्जॉस्ट निकल रहा है, या फिर जो वाटर वेपर है या वाटर है उनके साथ में रिएक्शन करेगा और अपना एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है एंड नाइट्रिक एसिड हो सकता है। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कार्बोनिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में वो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद में है दोस्तों, व्हेन
bind and rain spread these acidic compound over the earth and in atmosphere and acid rain reaches the earth। तो दोस्तों जो भी अपनी गैसेज निकलती है, जो भी एसिडिक नेचर का, जो एसिडिक गैसेज का एसिड का फॉर्मेशन हुआ है या फिर जो भी जहरीली गैसें हैं, पॉइजनस गैसें हैं, वो या तो एयर के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेस होता है, या फिर उनका डिपोजिशन होता जाता है, किसी भी मॉन्यूमेंट है या किसी भी अपनी बिल्डिंग है या फिर कोई भी एनवायरनमेंट है में फ्लोरा एंड फौना है, तो उनके ऊपर धीरे धीरे डिपोजिशन होता जाता है। तो उनका जो पेड़ पौधों का जो खाना बनाने का कैपेसिटी है, डिपोजिशन के बाद में उनका खाना बनाने का कैपेसिटी यानी कि क्लोरोफिल की जो कैपेसिटी है, क्लोरोफिल है उसको रिड्यूस कर देता है, फोटोसिंथेसिस है उसको रिड्यूस कर देता है। उसके बाद में किसी भी मॉन्यूमेंट के ऊपर डिपोजिशन होता जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसमें रिएक्शन करता है। मार्बल की जो भी बिल्डिंग है जैसे कि ताजमहल है इंडिया में, उसको डिपोजिशन करता है। तो इस तरह से दोस्तों अपन इसका डिस्कस करेंगे, जो या तो अर्थ पे रेन के थ्रू या फिर एयर के थ्रू उनका क्या होता रहता है, डिपोजिशन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि अब कौन कौन सी रिएक्शन होती है, जो रिएक्शंस है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो इसमें एसिड रेन के ड्यूरिंग यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें से जो अपन का जो मेन एसिड है, जो मेन एसिडिक फॉर्मेशन होता है, उनमें सबसे पहले है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, जो भी अपना CO2 रिलीज होता है और जो एटमॉस्फेयर में वाटर का या वेपर का जो क्वांटिटी है उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है दोस्तों, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। और दूसरा है उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसके बाद में जब वेपर है, वाटर है, उसके साथ में रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में दोस्तों है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करती है और वो क्या करती है, HNO3 का फॉर्मेशन करती है। तो दोस्तों अपन को पता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो मेन उसका जो सोर्स होता है वो वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू होता है, जो एरप्शन के थ्रू या फैक्ट्री के थ्रू होता है। और CO2 और NO2, जो CO2 और NO2 है उनका जो है ऑटोमोबाइल्स है या थर्मल पावर प्लांट से जो अपन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कॉल वगैरह, उनसे रिलीज होना है। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो अपना एनवायरनमेंट को या अपना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है, या फिर जो अपने एनवायरनमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी या फिर ह्यूमन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है या फिर जो अर्थ है उसको इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो डिपोजिशन ऑफ द ड्राई फॉर्म में या डिपोजिशन ऑफ द वेट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन का जो कारण थे, कॉजेज है, वो भी चल रहे थे। उसमें अपन ने ये डेफिनेशन को देखा कि क्या क्या डेफिनेशन थी। तो उसके बाद में कॉजेज में आता है दोस्तों, एसिड डिपोजिशन ऑन द अर्थ में भी वेट और ड्राई फॉर्म में। तो जो डिपोजिशन है वो अपन इतनी देर से चर्चा करते आ रहे थे कि वेट और ड्राई फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद में आफ्टर द प्रेसिपिटेशन दिस डिपोजिशन एसिड एंटर इनटू द वाटर सिस्टम एंड सिंक इनटू द सॉइल। तो जैसे अपन को सबको पता है कि जैसे ही जो एसिड है अर्थ पे पहुंचेगा, अर्थ से क्या करेगा, अब अर्थ के बाद में उसमें सॉइल में सिंक करेगा, और वो जो अपना वाटर सिस्टम है या फिर रिवर है या वैली, मतलब कोई भी पॉन्ड है, और जो अपनी वाटर टेबल है, सॉइल के वाटर टेबल है, उसमें एंटर करेगा और उसको डिस्टर्ब करेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो डिपोजिट एसिड वाटर इनटू द वाटर सिस्टम में एंड सिंक इनटू द सॉइल, और सॉइल के अंदर सिंक करेगा। अब इसके दोस्तों अपन देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है जो अपन को देखने को मिल रहे हैं एसिड रेन से, क्या क्या उसके प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इफेक्ट में अपन सबसे पहला पॉइंट है, इफेक्ट के अंदर पहला पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों ये एक ग्रीन हाउस गैसेज भी है एंड कॉजेज द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न बिकॉज दे आर स्प्रेड इजीली बाय द एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक एयर पोल्यूशन के साथ साथ में एसिड रेन के थ्रू भी अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं और इजीली से स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब कि अब आप सोच सकते हो कि एक ही जो कुछ कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि CO2 है, NO2 है, SO2 है,
वो रिलीज हो रहा है, इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, या फिर अपना फॉसिल फ्यूल्स के जनरेशन से हो रहा है, ऑटोमोबाइल से जनरेट हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है, या फिर इरप्शन ऑफ द वोल्केनोज से जनरेट हो रहा है, तो वो साथ साथ में देखो एयर पॉल्यूशन भी कर रहा है, एयर पॉल्यूशन के बाद में एसिड रेन भी कर रहा है, एसिड रेन करने के बाद में सॉइल पॉल्यूशन भी कर रहा है, सॉइल पॉल्यूशन के बाद में वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है, और इस तरह से पॉल्यूशन ही नहीं कर रहा है, पूरा सत्यानाश कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरे लाइफ साइकिल है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, और इसका मेन रीजन कौन है? अपन लोग, इंसान। उसके बाद में नेक्स्ट है इसका एसिड रेन हैज़ मैनी इकोलॉजिकल इफेक्ट। तो दोस्तों इकोलॉजिकल इफेक्ट वो नहीं है कि कोई भी लेक है उसमें फिशेज है या फिर क्रोकोडाइल है, उनका अगर उसमें वाटर एसिडिक नेचर का जाएगा तो क्या वो बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो इस तरह से जो भी स्ट्रीम्स है, जो भी लेक है, इकोलॉजिकल उनकी जो इफेक्ट है उनको करता है। एंड वेटलैंड एंड अदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो अपन ने देखा है कि यहाँ पे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होता है इकोसिस्टम में, जो बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलनी है? वेटलैंड में मिलती है। तो या फिर तो उसको सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी एक इफेक्ट है, देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद में है दोस्तों, उसके बाद में है एसिड रेन हैज़ द मेनी इकोलॉजिकल इफेक्ट। ये हो गया द एसिडिक वाटर एब्जॉर्ब द मोर एल्यूमिनियम। हाँ, जो एसिडिक वाटर है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है एल्यूमिनियम को फ्रॉम द सॉइल से एंड कैरीड इनटू द लेक एंड स्ट्रीम्स। अब दोस्तों वो क्या करता है कि लेक और अपने जो भी रिवर वगैरह है उनमें उसका क्या कर देता है? डिपोजिशन कर देता है, और डिपोजिशन करने के बाद में वहाँ की जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर मेक द वाटर टू टॉक्सिक। तो ये क्या करता है? वाटर को टॉक्सिक कर देता है एंड टॉक्सिक टू द एक्वेटिक एंटिटी। तो जो एक्वेटिक एंटिटी है उसको भी टॉक्सिक वाटर मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। द एसिडिक वाटर आल्सो अफेक्ट टू द नॉन एक्वेटिक एंटिटी एंड डिस्टर्ब द फूड चेन एंड फूड वेब। अब दोस्तों जैसे कि इंसान है वो फिशेज को अपना फूड के रूप में लेता है, एनर्जी के रूप में लेता है। अगर दोस्तों वो उनको अगर अपन प्रॉपर तरीके से उनको सही वाटर नहीं मिल पाएगा, उनको एसिडिक वाटर मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा, या फिर इस तरह से पूरा सही खाना नहीं मिलेगा, तो आगे क्या होगा? हमें भी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, अच्छा फिशेज नहीं मिल पाएगा फूडिंग पर्पज़ के हिसाब से। तो और उनमें जो डिपोजिशन होगा, जो एसिड्स है या जो केमिकल्स का उसमें डिपोजिशन होगा वो हमारे तक पहुंचेगा, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स या फ्लोरा एंड फोना का लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे। तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो फूड चेन है या फूड वेव है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक्वेटिक वाटर आल्सो अफेक्ट टू द नॉन एक्वेटिक एंटिटी एंड डिस्टर्ब द फूड चेन एंड फूड वेव। ठीक है दोस्तों। एसिड रेन एंड फॉग डैमेज द हायर एल्टीट्यूड फॉरेस्ट। तो अगर मेरा फॉग है या फिर एसिड रेन हो रहा है तो मेरे हायर एल्टीट्यूड पे भी जो प्लांट्स है, ट्रीज है, उनको अफेक्ट करता है, उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको रोक देता है। ये भी एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ट्री लीव्स एंड निडल्स आर आल्सो हार्म्ड बाई द एसिड रेन। तो जो भी एसिड है उनके द्वारा लीव्स है उनमें पोर्स हो जाते हैं, उसमें जो मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी होती है उसका जो स्टोमेटा है वो डैमेज होता है। तो उसमें क्या होता है? वो प्रकाश को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हो जाती। तो इस तरह से फ्लोरा एंड फोना है या प्लांट्स है एनवायरनमेंट को पूरी तरह डिस्टर्ब करता है। ये भी एक इफेक्ट देखने को मिलता है। एसिड रेन इनडायरेक्टली अफेक्ट द डाइजेशन सिस्टम। तो मतलब ये क्या करता है? जैसे कि अपन अगर सही प्रॉपर वे में जितना एसिड अपना 600 pH अपना 6 के अराउंड होना चाहिए ड्रिंकेबल वाटर का लगभग, अगर उतना अगर नहीं मिलेगा, लगभग नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अपना डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। अगर मैं एनवायरनमेंट के अंदर SO2 CO2 NO2 जैसी जहरीली गैसें घूमती रहेंगी तो मेरा रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होगा? खराब होगा। एंड कॉजेज द डिजीज इन ह्यूमन। तो मेरा क्या होगा कि अगर मैं सही तरह से सांस नहीं ले पाऊंगा, सही तरह से पानी नहीं पी पाऊंगा, ड्रिंकेबल वाटर नहीं करूँगा, अगर मैं जहरीला पानी पीऊँगा, जहरीली सांसें लूँगा और जहरीला ही खाना खाऊँगा, तो मेरा क्या होगा? मेरे शरीर की बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जो लाइफ एज है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? मुझे डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी जिनका मैं सामना करता रहूँगा और भुगतता रहूँगा। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन इंडस्ट्री है, कुछ ही लोगों की इंडस्ट्री है, लेकिन उसको भुगतते कौन है? सारे लोग भुगतते हैं। सारे लोग क्यों भुगतते हैं? क्योंकि उस जगह पे जो लॉज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लॉज एंड रूल्स है, नियम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो क्या है? प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है तो वो क्या करते हैं? मिस यूज़ करते हैं। जो सीधे साधे लोग हैं, जो लोग
बेचारे वो दोहन ही नहीं करते इतना ज़्यादा, और मतलब इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट का यूज़ नहीं करते, फिर भी उनको भुगतना पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ डेवलपर्स है, कुछ कंपनीज है, कुछ गवर्नमेंट का भी हाथ है, जो क्या करते हैं इस एनवायरनमेंट को, इस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करने में पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये भी एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद में है एसिड रेन डिस्ट्रॉय द प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब दोस्तों आप ही देखो, अगर मेरा एसिड है, अगर एक पेपर के ऊपर H2SO4 गिर जाता है, मैंने देखा था दोस्तों, अब मैं जिस टाइम बीटेक टाइम पे था, तो मेरा फर्स्ट ईयर में जब मेरा केमिस्ट्री का लैब होता था, मेरा एक जो लैब का नोटबुक था उसके ऊपर मेरा रफ जो लैब मैनुअल था उस पर H2SO4 गिर गया था। वो मैंने जाके वो पूरा फिल हो गया, उसका रफ वर्क करके मैंने रख दिया था उसको। जिस टाइम पे मैंने उसको रद्दी में बेचा था ना, वो H2SO4 से क्या हुआ पता है? फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे गिरा था, लेकिन वो क्या है कि उसने पूरे जितने भी पेज थे उसमें पूरे में वो उसको जला दिया, पूरे में मतलब एक हॉल हो गया। तो और वो जो हॉल का एरिया है ना, वो धीरे धीरे, पहले तो इतने से पे गिरा था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और नंबर ऑफ पेज क्या है, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जितने भी पेज थे सभी में वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो इस तरह से एसिड होता है ना, एसिड तो इंसान को तक जला देता है दोस्तों। इसीलिए एसिड रेन डिस्ट्रॉय द प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जैसे ही एसिड है जो रेन के थ्रू या किसी भी डिपोजिशन के फॉर्म में सॉइल पे आएगा, सॉइल से क्या करेगा, जो भी मिनरल्स है उनको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा या उनको लूज करेगा। लूज करने के बाद में उनको क्या होगा, अपने साथ में पानी के साथ में लेके चला जाएगा, और सॉइल की जो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देगा। अब क्या होगा, अगर प्लांट्स को अच्छे से मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे तो उसका क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगा। ग्रोथ कम होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, या फिर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। सॉइल है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना जो भी एंटिटी है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से ये कुछ इफेक्ट है जो देखने को मिलते हैं। एसिड रेन मेक द प्लांट लेस हेल्थी एंड मोर वनरेबल टू द कोल्ड टेम्परेचर, इंसेक्ट्स एंड डिजीज। तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, प्लांट है वो जैसे मौसम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, या फिर किसी भी इंसेक्ट ने उस पर अटैक किया, उसको ख़त्म करने की सोचा, या फिर कोई भी फसल में कुछ भी कीड़े लगा, तो उनके प्रति क्या होगा, वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। तो उस तरह से अपना प्रोडक्टिविटी भी लूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसिड डिपॉजिट डैमेज फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज द लाइमस्टोन बिल्डिंग, डिस्ट्रॉइंग फीचर्स थ्रू द फ्लैकिंग अवे एंड लूजिंग द कलर ऑफ द बिल्डिंग। अब दोस्तों जैसे कि मैं एक बात करता हूँ कि अगर मेरा कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर मेरा, जैसे कि मैं बात करता हूँ ताजमहल की, तो ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, जैसे ही मैं उसके ऊपर H2SO4 रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है, ये क्या करता है, एक पपड़ी सी बनाता है, वहाँ पे ऐसी पपड़ी सी बनाता है, और पीली पीली पपड़ी बनाता है, जिसके कारण से इसका जो वाइटिश नेचर होता है वो क्या होता है, ब्लैकिश या थोड़ा येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि अपनी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बिल्डिंग है, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो एसिड डिपॉजिट जो भी एसिड डिपॉजिट होता है, डैमेज द फिजिकल स्ट्रक्चर, जो भी भौतिकीय इमारतें हैं, स्ट्रक्चर्स है, उनको डैमेज करता है, सच एज द लाइमस्टोन बिल्डिंग। तो लाइमस्टोन का जो भी बिल्डिंग है उनको डिस्ट्रॉय करता है। एंड डिस्ट्रॉइंग द फीचर्स, उसकी जो खूबसूरती है, उसके जो फीचर्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है। द फ्लैकिंग अवे, जो एक पपड़ी सी बना के, एंड लूजिंग द कलर ऑफ द बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग का कलर को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इन इंडिया मेजर इफेक्ट ऑन द ताजमहल, जो इंडिया में देखने को मिला है कि ताजमहल के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला है एसिड रेन का, थ्रू द SO2। सबसे ज़्यादा इसका किसका, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका देखने को मिला है, उसको SO2 का मिला है। और वो भी किसके कारण, इजेक्शन बाय द मथुरा रिफाइनरी, जो मथुरा रिफाइनरी है उनके कारण SO2 का रिलीज के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, ताजमहल का डिकलराइजेशन हुआ है, और उसका फीचर्स धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। दैट सेटल ऑन द बिल्डिंग इज कॉल्ड द स्टोन कैंसर। इस तरह से क्या होता है, एक पपड़ी का फॉर्मेशन करता है, और स्टोन का जो प्रॉपर्टी है या फिर स्टोन का जो स्ट्रेंथ है वो लूज होता रहता है, और उसका जो कलर है, एक्चुअल कलर है, एक्चुअल एपियरेंस है, वो भी क्या होता जाता है, लूज हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द मार्बल एंड फॉर्म द CaSO4।
तो दोस्तों जो CaSO4 होता है वो जनरली कैसा होता है, येलोइश कलर का फॉर्मेशन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, मार्बल के साथ में, और मार्बल किसका बना रहता है, COCl3 का बना रहता है। COCl3 अपना H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और H2SO4 और COCl3 दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaSO4 का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन SO2 रिएक्ट एंड फॉर्म द H2SO4। जैसे ही दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि वोल्केनिक इरप्शन है, जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे क्या निकला, उससे SO2 निकला और SO2 रिएक्ट किया वाटर वेपर जो भी है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का फॉर्मेशन किया एंड फॉर्म द सल्फेट एरोसोल। जो स्मॉल पार्टिकल है एरोसोल, सल्फेट के एरोसोल बनाया एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो और वो क्या करता है, एक कूलिंग का काम करता है और एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। And by the reacting the sunlight back into the atmosphere, that is called the global cooling। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ग्लोबल कूलिंग क्या होता है। जैसे ये अपना एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है कि ये मेरा सन है, सन से कोई भी रेज आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक एरोसोल का फॉर्मेशन, जो सल्फर के एरोसोल है वो क्या H2SO4 का फॉर्मेशन करता है और सल्फर के जो एरोसोल है यहाँ पे बनते हैं। जैसे लाइट आएगी, लाइट क्या करेगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी होती है तो ये वापस लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या है, कूलिंग हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल कूलिंग। एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ना, और ग्लोबल कूलिंग। तो ये दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा। अगर अपन एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एनवायरनमेंट अपने साथ में खिलवाड़ करेगा। टिट फॉर टैट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन। जो भी ग्राउंड लेवल के ओजोन है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो उसको फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज डेंजरियस फॉर द ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंसान के लिए क्या है, खतरा है, इंसान के लिए खतरनाक है। ओजोन O3 एक जहरीली होती है जिसको अपन श्वास के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से ये ग्राउंड लेवल का फॉर्मेशन करती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर पोल्यूशन और SO2 ग्लोबल कूलिंग एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन। तो इस तरह से इनका जो भी फॉर्मेशन होता है, एसिड रेन तो एक वो स्टेप है जिसपे कि जो सारा किया कराया है ना, वो आके ज़मीन पे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर के और सबको डिस्टर्ब कर रहा है, करेगा ही। तो ये अपन ने देखा दोस्तों आज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आई होप आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड लाइक करोगे। और मैं सोचता हूँ कि इससे आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी अच्छे लेक्चर्स बनाऊँ, अच्छे वीडियो बनाऊँ और अपने एनवायरनमेंट के सिलेबस को कवर करूँ एंड डिफरेंट एग्जाम के लिए जो भी ज़रूरी है उनको मैं कवर करता चलूँ। तो दोस्तों आज अपन ने इस तरह से देखा था एसिड रेन के क्या क्या कारण हैं, एसिड रेन के क्या क्या रीजन हैं, उनको अपन ने आज डिस्कस किया। उसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है एसिड रेन का। दोस्तों ट्रीटमेंट तो एसिड रेन का अब आप ही सोच सकते हो कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, किस जगह इस एसिड रेन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसको अगर अपन डीपली सोचेंगे तो एक बात समझ में आती है कि इसको ट्रीटमेंट कौन कर सकता है, केवल और केवल इंसान कर सकता है। देखते हैं, द ओनली वे टू फाइट एसिड रेन इज बाई कर्विंग द रिलीज ऑफ द पोल्यूटेंट्स दैट कॉज इट। तो अपन को क्या करना है, जो भी अपने एयर पोल्यूटेंट्स है जो रिलीज हो रहे हैं एयर पोल्यूटेंट्स, वो जो एसिड रेन को कॉज करते हैं उन्हीं को अपन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, उन पे ही कंट्रोल करना है, उन पे ही लगान लगानी है, उनको ही पाबंद करना है। वर्निंग फ्यूअर फॉसिल फ्यूल्स एंड सेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो वर्निंग अपन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, उनका दोहन क्या करना है, अपन को कम करना है। एंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उनको सेट करना है कि इतना अपन को मेंटेन करके चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर जो मैं ये कहता हूँ कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए, नए नियम बनाने चाहिए। शुड बी एनफोर्स्ड रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है नए कानून लाने चाहिए, उनमें ढील नहीं रखना चाहिए। अभी की जो गवर्नमेंट है वो EIA, अपन ने देखा था EIA में नई जो ड्राफ्ट लाए हैं उनमें बाईपास कर दिया, टाइम रिड्यूस कर दिया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम कम नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट को कुछ कर सकते हैं। अरे भाई तुम ही नहीं बचोगे तो इकोनॉमी का क्या करोगे, इंसान सही से नहीं जी पाएगा। इंसान का जीने का एवरेज एज है वो 60
पे आ गया, कहाँ पे 100 to 150 120 चलता था। तो इस तरह से है, अपन एनवायरनमेंट के साथ खेलेंगे तो एनवायरनमेंट अपने साथ खेलेगा। तो ये तो गेम है, चलता रहेगा। जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक अपन दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। एंड टाइट द EIA रूल्स एंड ऑडिटिंग ऑफ द न्यू एंड ओल्ड प्रोजेक्ट रेगुलरली। तो दोस्तों जे EIA के जो भी फंडामेंट्स है, EIA अपन क्लियरेंस देते हैं उसको टाइट रखना चाहिए, उसमें रिश्वतखोरी नहीं चलनी चाहिए। एंड ऑडिटिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स रेगुलरली, जो भी न्यू और ओल्ड प्रोजेक्ट है उनका एडिटिंग कि हमने जो स्टैंडर्ड बना के दिए थे वो स्टैंडर्ड कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट मेथड काम में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एग्जॉस्ट जो गैसेज निकल रही है उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट में एग्जॉस्ट हो रहा है या फिर उनका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट का दोस्तों अपन, और एयर का जो एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन है उस चैप्टर में अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो भी अपना इंडस्ट्री है या फिर एग्जॉस्ट है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगा सकते हैं, कैसे उनका जो एग्जॉस्ट है एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ कर रहे हैं अपन, उससे पहले ही उसको ट्रीटमेंट कर लिया जाए, उसमें जो भी SO2 NO2 है वो सॉलिड फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर लिया जाए और उनको अपन इनडायरेक्टली कैसे यूज़ किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा आया होगा और आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगा लेकिन अभी नहीं दोस्तों, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। और आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।